तो 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कार्बन क्रेडिट आपका वन दरोगा के सिलेबस में है। बाकी किसी भी एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये तो सिलेबस में है ही, लेकिन कार्बन क्रेडिट मैंने बता दिया था। अब उसमें से कुछ और पॉइंट जो करंट से आए थे मैंने कहा था जरूर कराएंगे। तो उसमें है, एक है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, जिसको बोलते हैं CCUS। ठीक है, CCUS। तो ये चर्चा में क्यों है? नीति आयोग ने CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी करी है। ठीक है, अब इस फ्रेमवर्क के बारे में समझ लेते हैं। CCUS पॉलिसी फ्रेमवर्क का उद्देश्य क्या है? भारत में CCUS संबंधी अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए फ्रेमवर्क को विकसित और क्रियान्वित करना है। इसका मुख्य कार्य है स्टील, सीमेंट जैसे क्षेत्रों में, यानी कि इन फील्ड में जो भी है उनके उत्सर्जन को कम करना, जो कि काफ़ी कठिन होता है। तो इसके लिए व्यापक विकार्बनीकरण हेतु उत्सर्जन में कमी करने की रणनीति के तहत काम करना। CCUS में है क्या मुख्य रूप से? तो CCUS में फ्लू गैस और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने वाली टेक्निक शामिल है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खनिजी, जैविक और रासायनिक उपयोग के लिए उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। इसके साथ ही CO2 के सुरक्षित और स्थायी स्टोरेज विकल्पों का भी निर्धारण किया जाता है। और कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी या किसी अन्य ईंधन को औद्योगिक भट्टी, विद्युत संयंत्र के भाप उत्पन्न करने वाले बॉयलर या अन्य बड़े जो उपकरण में जलाया जाता है तो फ्लू गैसेस उत्पन्न होती हैं। CCU तकनीकों का उपयोग करके उनसे CO2 को कैप्चर कर लिया जाता है और उसके ईंधन यानी कि मीथेन और मेथनॉल, रेफ्रिजरेंट, निर्माण सामग्री आदि में उनको बना लिया जाता है। यानी कि आप मोटी भाषा में समझिए तो बात यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपके एटमॉस्फेयर में जानी चाहिए, जो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से नुकसान पहुंचानी चाहिए, उसको जाने ही मत दो, उसको कैप्चर करके स्टोरेज कर लो और उसका यूज कर लो। ये होती हैं CCUS टेक्निक, यानी कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, अब बात करें भारत में CCUS के लिए की गई पहल, तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कौन कौन से हैं? तो IIT बॉम्बे और बेंगलोर के जवाहरलाल नेहरू यानी कि JNCASR में CCUS के 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, और ये क्या करेंगे? ये उसमें जो नए अनुसंधान और विकास हैं उनका नेटवर्क भी विकसित करेंगे। और CCUS पर मिशन इनोवेशन चैलेंज भी है। इसका उद्देश्य क्या है? विद्युत संयंत्रों और कार्बन गहन उद्योगों से लगभग शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की क्षमता प्राप्त करना है। CCS तकनीकों में तेजी लाना भी इसका उद्देश्य है। अब ये देखिए, जो बात हमने कही उसका समझिए। कार्बन कैप्चर करना, उपयोग करना, भंडारण करना, यानी कि शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं CCUS। तो कैप्चर करना, तो कैप्चर करके बायोमास ईंधन वाले बिजली स्टेशन, औद्योगिक सुविधाओं या सीधे हवा आदि से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे और उसका उपयोग करेंगे कई चीज़ों को बनाने में और ईंधन बनाने में। इसके अलावा जैसे परिवहन है तो कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जहाज, ट्रक या पाइपलाइन के द्वारा कैप्चर करके स्टोरेज पॉइंट तक ले जाया जाता है। और भूमिगत संरचनाओं में भी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोरेज किया जाता है। और कैप्चर की गई गैस को सीधे आग बुझाने वाले अग्निशमन यंत्रों में देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल कंपनीज, खाद्य और पेय पदार्थों में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्रों में भी उपयोग किया जाता है। विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग कार्बन कैप्चर टेक्निक भी होती हैं। जैसे नंबर 1 रासायनिक विलायक टेक्निक है। तो इसका विवरण क्या है? इस तकनीकी को उन गैस प्रवाहों में प्राथमिकता दी जाती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। और इंपॉर्टेंट है ये कब कौन सी टेक्निक उपयोग की जाती है? तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और दबाव अपेक्षाकृत निम्न होता है, जैसे विद्युत संयंत्रों से फ्लू गैस प्रवाह आदि। इसके अलावा भौतिक विलायकों की बात करें तो यह तकनीकी जब हाई कंसंट्रेशन में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और दबाव भी अधिक होता है तब इन टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अवशोषण करना, तो इस तकनीकी के माध्यम से उच्च दबाव और मध्यम कंसंट्रेशन वाली CO2 होती है, उसके गैस प्रवाह के लिए उपयुक्त होती है, जैसे स्टीम, मीथेन, रिफॉर्मिंग, फ्लू गैस आदि। क्रायोजेनिक पृथक्करण, तो इस टेक्निक को वहां पर प्राथमिकता दी जाएगी जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होती है। क्रायोजेनिक होता है ताप से बहुत नीचे, जो मिनिमम टेम्परेचर है उससे नीचे ले जाना, यानी कि बिल्कुल कम ताप पर। अब बात करें यूनिफॉर्म कार्बन
ट्रेडिंग मार्केट के बारे में। तो ये चर्चा में क्यों है? तो केंद्र सरकार ने कार्बन ट्रेडिंग योजना के क्रियान्वयन पर विचार किया है, इसलिए ये चर्चा में। इसके अलावा फैक्ट की बात करें तो इसके तहत सरकार का प्रस्ताव एक स्वैच्छिक कार्बन बाजार शुरू करके धीरे धीरे कैप एंड ट्रेड व्यवस्था की ओर बढ़ना है। मैं बता चुका हूं कैप एंड ट्रेड व्यवस्था क्या है। इसके तहत उद्योगों को यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली बाजारों की तरह उत्सर्जन लक्ष्य दिए जाएंगे। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के बारे में वैसे तो मैं बता चुका हूं, फिर भी समझ लेते हैं। यह बाजार आधारित प्रणाली होती है जहां पर परमिट और क्रेडिट को खरीदा और बेचा जाता है। इस प्रकार यह परमिट धारक को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने की अनुमति देता है और कार्बन ट्रेडिंग संबंधी योजनाओं के उपयोग किए जाने वाले अधिकांश मॉडल कैप एंड ट्रेड मॉडल के तहत आते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेशन वाले भी मॉडल आते हैं। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन के लिए कैप एंड ट्रेड समाधान लागू करने के विचार सर्वप्रथम कहां से उत्पन्न होता है पूछा जाता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से होता है। और क्योटो प्रोटोकॉल में 3 बाजार व्यवस्थाओं का सृजन किया गया था। नंबर 1 इमिशन ट्रेडिंग यानी कि उत्सर्जन व्यापार, नंबर 2 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म यानी कि स्वच्छ विकास तंत्र, और ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन यानी कि संयुक्त रूप से कार्यक्रम। कैप एंड ट्रेड व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है? तो एक होता है आपसी समझौते के आधार पर नीलामी और बिक्री, और ऑफसेट ट्रेडिंग यानी कि तय सीमा से अगर आप कम ग्रीन हाउस उत्सर्जन करेंगे तो आप वो कार्बन क्रेडिट्स बेच सकते हैं। इस तरह से ये काम करती है। इसमें भी सीमा निर्धारित करना, जैसे कि ये 3 पार्ट जो मैंने बताए थे। तो इसके तहत बिजली उद्योग, मोटर वाहन और हवाई यात्रा सहित कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोतों से स्वीकृत उत्सर्जन की एक मात्रा के संबंध में एक अपर लिमिट तय कर दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। इसके बाद परमिट जारी करना, यानी कि यह भी एक तरीका होता है जिसमें सरकारें एक स्वीकृत सीमा यानी कि अपर लिमिट की एक परमिट जारी करती हैं और प्रत्येक परमिट को आमतौर पर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट के संदर्भ में मापा जाता है। इसके अलावा कैप एंड ट्रेड में परमिट की बिक्री और खरीद, तो यदि कोई कंपनी स्वीकृत सीमा से अगर कम उत्सर्जन करेगी तो उसके लिए एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगी, तो वो अपने अतिरिक्त जो परमिट है उसको बेच सकती है। यदि कंपनी अपने उत्सर्जन सीमा से ज़्यादा करेगी तो वो क्रेडिट उसको खरीदनी पड़ती है। अब बात करें ये अनुच्छेद 6 में वर्णित था। तो पेरिस समझौते के तहत बाजार संबंधी दृष्टिकोण की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समन परिणाम यानी कि ITMO की बात कर रहे हैं। तो उसमें नंबर 1 बाजार तंत्र जो अनुच्छेद 6.2 में लिखा है, तो यह देशों को उनके राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको बोलते हैं NDCs, उनके संबंधी लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त अतिरिक्त उत्सर्जन कटौती को स्वैच्छिक प्रत्यक्ष द्विपक्षीय सहयोग के आधार पर बेचने की अनुमति देता है। जैसे मान लो भारत को 1000 टन का, एक उदाहरण दे रहे हैं, 1000 टन कहा हो कि आप इससे ज्यादा इमिशन नहीं कर सकते, लेकिन भारत ने किया हो 900 टन, तो क्या होगा, 100 टन भारत वो बेच सकता है। दूसरा बाजार तंत्र 2 जो है वो अनुच्छेद 6.4 में वर्णित है, जिसमें सार्वजनिक या निजी क्षेत्र द्वारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के द्वारा दुनिया में कहीं भी सृजित उत्सर्जन में कटौती के व्यापार की अनुमति दी। यानी कि इन्होंने कहीं पे भी कार्बन उत्सर्जन या ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में अगर कमी लाई हो तो वो अपनी वो क्रेडिट्स को बेच सकते हैं। इसके बाद बात करें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत पक्षकार एक नया बाजार तंत्र और गैर बाजार दृष्टिकोण पर आधारित प्रणाली के एक फ्रेमवर्क बनाने पर सहमत हुए हैं पेरिस समझौते में। और कार्बन ट्रेडिंग से जुड़े कार्बन मार्केट प्लेस अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर भी मौजूद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए 2021 में चीन ने कार्बन उत्सर्जन ट्रेडिंग के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार शुरू किया था। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें भारत में मौजूदा कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था के बारे में, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र यानी कि REC की बात कर लें तो अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं REC तंत्र, ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ऐसे स्रोत जिससे कार्बन उत्सर्जन ना हो और बाध्य संस्थाओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद दायित्वों, इसको बोलते हैं RPO, उसके अनुपालन की सुविधा हेतु एक बाजार आधारित साधन है। एक REC में 1 मेगावाट घंटा यानी कि MWH के बराबर माना जाता है और संस्थाओं के द्वारा RECs को स्वेच्छा से भी खरीदा जा सकता है। RECs की 2 श्रेणियां हैं, एक है सौर और एक है गैर सौर ऊर्जा, लेकिन है वो दोनों नवीकरणीय स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन ना करें। और REC में इनका कारोबार केवल केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी कि CERC के द्वारा अनुमोदित पावर एक्सचेंज के द्वारा ही होता है, जैसे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जिसको IEX बोलते हैं और पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी कि PXIL।
इसके अलावा पैट की बात करें, PAT वाला पैट, PET वाला नहीं, प्रदर्शन व्यापार और उपलब्धि योजना के तहत ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं ESCerts, यानी कि ये क्या होता है, यह ऊर्जा गहन उद्योगों में विनिर्दिष्ट ऊर्जा खपत यानी कि सैक को कम करने के लिए बाजार आधारित विनियामक साधन है और केंद्र सरकार के द्वारा उसे अधिसूचित लक्ष्य और प्राप्त विशिष्ट ऊर्जा खपत के मध्य के अंतर की मात्रा के लिए ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। यानी कि जितना टारगेट परमिट मिलता है अगर उससे वो कम है तो उसको एक बचत प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। इसमें 13 क्षेत्र यानी कि कौन से फील्ड के, सेक्टर्स के, यानी कि विनिर्दिष्ट उपभोक्ता कौन से, जैसे एल्यूमिनियम डिस्कॉम, होटल यानी कि कॉमर्शियल भवनों के तहत, सीमेंट, उर्वरक, लुगदी और कागज, थर्मल पावर प्लांट, लोहा और इस्पात आदि शामिल है। इसके अलावा ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र का जो कारोबार होगा वो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में होता है, यानी कि कारोबार दोनों का IEX और PXIL में होता है। बस इसके बाद अन्य चीज़ें क्या थी, डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन टेक्निक, जिसको बोलते हैं DMRV, वो क्यों थी, तो जलवायु परिवर्तनों को टारगेट को पूरा करने के लिए कार्बन बाजारों में भाग लेने के लिए देशों की रुचि बढ़ती जा रही है। इस क्रम में ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG उत्सर्जन में कमी की निगरानी के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन तकनीकी विकसित की गई। DMRV प्रणालियां 2020 के बाद के कार्बन बाजारों के संपूर्ण डिजिटलीकरण का फर्स्ट फेज है। ठीक है, DMRV प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट सेंसर, ड्रोन आधारित टेक्निक है। इसके अलावा जलवायु संबंधी कुछ अवधारणाओं में देख लेते हैं, जैसे पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत की बात, तो जम्मू की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। और कार्बन न्यूट्रलिटी का अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ है कार्बन सिंक में कार्बन उत्सर्जित करने और वातावरण में कार्बन को अवशोषित करने के बीच एक बैलेंस हो गया है, जितनी उत्सर्जित होती है उतनी ही अवशोषित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाना, फिर उसका स्टोरेज करना कार्बन संचयन यानी कि कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बाकी ग्रीन वॉशिंग अब समझ लेते हैं। ये मत देखिए, ये कार्बन क्रेडिट से संबंधित में एक ग्रीन वॉशिंग समझ लेते हैं। ग्रीन वॉशिंग होती क्या है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने ग्रीन वॉशिंग के जोखिम से बचाव के लिए हरित वित्त के वर्गीकरण का आह्वान किया। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, तो इस शब्दावली को 1986 में जे वेस्टरवेल ने कहा था। और ग्रीन वॉशिंग होता क्या है कि किसी कंपनी या संगठन के द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, जो कि वास्तव में पर्यावरण को प्रदूषित कर रही होती, मतलब ऐसा दिखाना कि ये पर्यावरण अनुकूल जो प्रोडक्ट बनाए इसमें पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाया नहीं गया है, यही ग्रीन वॉशिंग कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें केवल कार्बन क्रेडिट में ये आपका बहुत है, बाकी चीज़ें आपको जो इसकी पूरी PDF पढ़ाऊंगा तब समझ लेना। इसमें बस आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।